नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अशोक सर सीजी में। सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कमेंट था कि कृपया अंग्रेजी का क्लास भी स्टार्ट करें करके। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, तो अंग्रेजी के क्लास आज से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन वे से, अच्छे तरीके से, जितना भी मेरे से बनता है मैं आप सभी को सिखाने का प्रयास करूँगा। और आज हम कवर करने वाले हैं नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल्स को। तो ग्रामर सेक्शन का 3 बड़ा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी का सहयोग रहे तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, आप सभी के लिए बहुत कारगर रहेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी किया करें और वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, इसको कमेंट करते रहें बीच बीच में। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। वीडियो बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद में एडिटिंग करने के बाद में फिर अपलोडिंग, ये सब चीज़ बहुत ये रहता है, टाइम लगता है, मेहनत का काम रहता है। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करें और आप भी थोड़ा हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यही चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले स्टार्ट होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कुछ इतिहास बता दूं। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट्स ऑफ बोथ लैंग्वेजेस। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में डिफरेंस होता है। अल्फ़ाबेट मीन्स 26 लेटर इसमें इंग्लिश में होते हैं और 52 लेटर्स, 52 वर्ण हिंदी में होते हैं। तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है। होता क्या है, अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कम होने के कारण एक ही स्पेलिंग के बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न पैदा होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है अंग्रेजी भाषा का। जैसा हमारे हिंदी भाषा में नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे वर्ण होते हैं और एक शब्द जो स्पेलिंग के शब्द होते हैं ना, वो एक ही शब्द होते हैं, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द नहीं होता। मोस्टली नहीं होता, बट कॉमनली इक्का दुक्का हो जाता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस होता है, देखिए, अंग्रेजी भाषा के स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जिनको ग्रामर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, उनको ये समझ में आएगा। ठीक है, और जो एकदम फ्रेशर है उनको समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम नाउन प्रोनाउंस को सब सीरियल वाइज चलेंगे, एकदम से क्लियर कट, एकदम आईना की तरह साफ हो जाएगा। ग्रामर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यकीन मानिए, वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल बहुत ही हल्का महसूस होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट वो 2 प्रकार की चीज़ों से मिलके बनता है, जो सबसे पहले आता है अंग्रेजी भाषा में। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है ये नाउन, एक होता है हमारा ये नाउन जो आपके सामने दिख रहा है, और दूसरा होता है प्रोनाउन। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ग्रामर को। ग्रामर यहीं से एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो चलिए आज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ द टर्म इन ट्रेडिशनल ग्रामर फॉर वन ऑफ द 8 main categories into which words are classified according to their functions in sentences. These categories are explained below. देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के भेद में मुख्य रूप से 8 प्रकार के जो कैटेगरीज होते हैं, 8 प्रकार के कैटेगरीज में हमारे पूरे वाक्यों को बांटा गया है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि हम जो बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, उन सभी शब्दों को 8 कैटेगरीज में बांटा गया है, 8 भाग में विभक्त किया गया है। जिनमें से सबसे पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे होते हैं। तो इसको अच्छे से हम कवर करेंगे और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अगर आप दिन में 4 घंटा 5 घंटा भी समय दे देते हैं तो ईजी से आप निकाल सकते हैं। सभी चैप्टर में 10 या 11
चैप्टर हैं सभी सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में 10 चैप्टर 11 चैप्टर, सभी में वैसे 10 चैप्टर 11 चैप्टर हैं। आप एक चैप्टर को एक दिन में ईजी से कर सकते हैं। 10 दिन में आप पूरा 10 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें, और उसको रिवीजन भी फिर से कर सकते हैं। 10 दिन में ना कर सकें तो कम से कम 30 दिन में तो आप इजीली कर सकते हैं। एक चैप्टर को 3 दिन में आराम से कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं ऑनलाइन, इस तरह से ऑनलाइन वीडियोस की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन इज़ अ डिफाइंड एज अ नेम दैट गिवन टू एनी पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एन आइडियाज़। किसी व्यक्ति, पर्सन, किसी प्लेस, वस्तु, या किसी थिंग्स या किसी आइडियाज़ के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। दिस इज़ द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ नाउन। नया डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। नया डेफिनेशन ये है, एनी नेम इज़ नाउन। सीधी सी बात, नाउन इज़ अ नेम। सीधी सी बात है, नाउन इज़ अ नेम। नाउन क्या है? नाम होता है। किसी का भी नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो नाउन को आज से नाउन ना कहते हुए नेम कहिए। नेम, नेम मतलब नाम। चाहे वो किसी व्यक्ति, किसी इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तुओं का नाम हो, किसी विचार का नाम हो, कोई भी चीज़ का नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। एनी नेम इज़ ए नाउन, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्या दिया है? देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली। सन क्या है? ब्राइटली, साइंस, चमक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सन है वो क्या है? हमारा नाउन है। किसी वस्तु का नाम है, ग्रह का नाम है, स्टार का नाम है। यहाँ पे क्या दिया? जो इज़ माई कज़िन, जो है वो मेरा क्या है? कज़िन है। ठीक है, मैं, मेरा, फुफेरा, चचेरा, जिसको कज़िन कहा जाता है, तो जो किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से नाउन होता है। ठीक है, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन तो समझ में आ गया कि बहुत छोटी सी चीज़ है नाउन। नाउन इज़ अ नेम, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ठीक है, नाउन इज़ अ नेम। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। इसको ऑल करता हूँ मैं। काइंड्स ऑफ नाउन, द काइंड्स ऑफ नाउन्स आर फॉलोज। यहाँ पे नीचे में दिया गया है काइंड्स ऑफ नाउन्स। एक्चुअली नॉर्मली वी आर नोन्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, बट उसको और बहुत सारे क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग टाइप से बताया जाता है। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार का नाउन हम अपने ज़माने में पढ़ा करते थे। 5 प्रकार का नाउन, एक्चुअली ये 5 प्रकार का ही नाउन होता है। लेकिन आजकल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, जहाँ तक मैं जिंदल स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कुछ नई शब्दों को इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंतर्गत अपने प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, ये सब चीज़ आते हैं। ठीक है, और नाउन्स को 2 और चीज़ में क्लासीफाई किया जाता है, एक तो होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारा चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो में बने रहना है, धैर्यता से अच्छे से बने रहिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। देखिए, नाउन्स का एक मैं ट्रिक बताता हूँ आप सभी को। नाउन्स का एक ट्रिक बताता हूँ, सभी को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं सॉरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे बनेगा वैसा। ठीक है, देखिए, हम्म, हम्म, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। पी कर, पी कर अब, पी कर अब कॉल मत करना। सॉरी, ये स्क्रॉल हो जा रहा है ऊपर में, थोड़ा सा इसको। पी कर अब कॉल, कॉल मत करना। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये एक प्रकार का ट्रिक है। पी कर अब कॉल मत करना। देखो, पी फॉर होता है प्रॉपर नाउन, कर फॉर होता है कलेक्टिव नाउन, अब फॉर होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉल फॉर कलेक्टिव नाउन, और मत फॉर मटेरियल नाउन। ये मत ठीक से लिखा है नहीं मेरे से। ये एक्चुअली मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पर माउस पैड नहीं है, माउस सही ढंग से चल नहीं पा रहा है। हाँ, पी फॉर प्रॉपर नाउन, कर फॉर कलेक्टिव नाउन, और अब फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉल फॉर कलेक्टिव नाउन, एंड मत फॉर मटेरियल नाउन। और ये करना जो है वो सपोर्टर वर्ड है। पी कर अब कॉल मत करना, ये एक प्रकार का फनी वर्ड है, फनी सेंटेंस है, तो बहुत जल्दी याद होता है। पी कर अब मत कॉल करना, दैट इज़ द ट्रिक ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स। प्रॉपर नाउन, पी फॉर प्रॉपर नाउन, कर फॉर कलेक्टिव नाउन, अब फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉल फॉर सॉरी
कर फॉर कॉमन नाउन, ओके, अब फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉल फॉर कलेक्टिव नाउन एंड मत फॉर मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार का संज्ञा का ट्रिक है, इसको याद रखिए। अब ये नाउन कौन कौन से होते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन्स और प्लेसेस और थिंग्स, वही पर्सन्स प्लेसेस थिंग्स, मतलब किसी खास व्यक्तियों के नाम को, मतलब किसी व्यक्ति के उनके खास उनका खुद का नाम, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। निजवाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के उनका खुद का नाम, उसका स्वयं का नाम, उसका खुद का नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मारिया लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मारिया यूएसए में रहती है। मारिया, ये मारिया का खुद का नाम है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट क्या है, उसका वो स्वयं उसका नाम है, स्टार्टेड इन द ईयर 1914, ठीक है। 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट इज़ अ नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, खुद का नाम। अब आते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन मतलब होता है सामान्य नाम, ऐसे नाम जिससे एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा वस्तु या एक से ज़्यादा स्थानों को पुकारा जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब एक नाम से, मतलब एक ही विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, ठीक है। जैसे कि किसी का नाम राम है, ठीक है, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम राजू है, मान लिया जाए किसी का नाम है राम, ठीक है, राम है। और ये जो राम है वो क्या है, एक बॉय भी है, एक बॉय भी है, ठीक है, एक बॉय है। तो अगर हम बोलेंगे राम स्टैंड अप, तो मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और हम बोलेंगे कि राम स्टैंड अप, तो सिर्फ राम खड़ा होगा, बिकॉज राम इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि राम किसी व्यक्ति का खुद का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बोलेंगे कि बॉयज़ स्टैंड अप, तो कौन खड़े होंगे, जितने क्लास में जितने लड़के रहेंगे वो सब खड़े होंगे, ठीक है, बिकॉज बॉय वर्ड इज़ अ कॉमन नाउन, नॉट अ पर्टिकुलर नेम, ठीक है। ये कॉमन नाम है, मतलब बॉय एक शब्द से बहुत सारे लोगों को पहचाना जाता है, जाना जाता है, ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। और एक नाम से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान को पुकारा जाता है, ऐसे को बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर शब्द से ही पता चलता है खुद का नाम, कॉमन शब्द से ही पता चलता है कि वो कॉमन है, एक नाम से कई लोगों को पुकारा जा सकता है, कई व्यक्ति को पुकारा जा सकता है, कई स्थान को पुकारा जा सकता है, कई वस्तुओं को पुकारा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल मैं पूछता हूँ, जैसे कि प्लेट क्या है, कॉमन नाउन है। वो प्लेट प्लास्टिक का प्लेट हो सकता है, स्टील का प्लेट हो सकता है, सोने का प्लेट हो सकता है ना। टेबल, स्टडी टेबल हो सकता है, वो आयरन टेबल हो सकता है, इस्त्री वाला टेबल हो सकता है ना, या तो डाइनिंग टेबल हो सकता है। टेबल इज़ अ कॉमन नाउन। तो इसी तरह से एक नाम से बहुत सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। इसलिए मैं पहले एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि इंग्लिश भाषा में कम अल्फ़ाबेट्स होने के कारण से एक ही प्रकार के बहुत सारे अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है। ये सब चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधी सी याद रखिएगा, जो एक नाम से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जाना जाए वो प्रॉपर नाउन है, और एक नाम से एक से ज़्यादा वस्तु, व्यक्तियों को जाना जाए वो कॉमन नाउन है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया इज़ अ कंट्री। इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडिया से सिर्फ हमारे भारत देश को ही जाना जाता है। बट कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। देखिए बड़ा ध्यान से समझिए इसको, बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं रखा है। कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री हम हमारे देश, हमारे कंट्री को भी कंट्री कहेंगे, अमेरिका को भी कंट्री कहेंगे, पाकिस्तान भी कंट्री है, चाइना भी कंट्री है, रसिया भी कंट्री है, सारे कंट्रीज़ हैं। तो एक नाम से बहुत सारे स्थानों को जाना जाता है ना। तो ये हो गया कॉमन नाउन, ओके। फिर यहाँ पे डेनियल इज़ अ बॉय। डेनियल क्या है, एक बॉय। डेनियल इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरा नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है, हिंदी में भी इसको समझ लीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब फीलिंग्स, हमारी जो इमोशंस होते हैं, एक्टिविटी होता है, आइडिया होता है, एक्शन होता है, क्वालिटी होता है, इन सभी नामों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आइडिया, थॉट, सजेशन, ऑर्डर, ये सारे चीज़ हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। एक्टिविटी में एक्ट मतलब मूवमेंट, हरकत करना, ये भी एक्टिविटी बन जाएगा। मूवमेंट, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। एक्शन में कोई भी काम करना, जैसे कि रीड मतलब होता है पढ़ना,
और पढ़ना क्या है, एक वर्ब है ना। बट पढ़ाई, रीडिंग, पढ़ाई, पढ़ाई एक नाउन है, और वो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से इसको ध्यान देंगे। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब होता है ना, तो वर्ब का भी नाउन रूप होता है। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब अच्छाई, बुराई, ये सब चीज़, बेडनेस, सैडनेस, ये सब चीज़ क्वालिटी है ना। हैप्पीनेस, स्माइली, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक और एग्जांपल है, वी कांट सी दैट्स द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बट वी कैन फील द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज़ अ क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन्स, मानवता। तो मानवता, इंसानियत को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसे हम महसूस कर सकते हैं। कोई अगर कि कोई दयालु इंसान है तो उसमें मानवता है, अच्छी अच्छा इंसान है। तो इस तरह से हम उस चीज़ को हम देख नहीं सकते। ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं भावनात्मक संज्ञा या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंतर्गत आइडिया आता है, एक्टिविटी आता है, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। एक्शन में देखो, हेटेड है, मोमेंट है, ऑपरेशन है, लाफ्टर है, हंसी, नफरत, मोमेंट हरकत, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, अंजाम, है ना, या फिर अभियान। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। क्वालिटी में आपका हार्डनेस है, ऑनेस्टी है, गुडनेस है, काइंडनेस है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सारा चीज़ को स्पेशली डिटेल करने की, डिटेल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आगे की वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। और ज़रूरतमंद दोस्तों को वीडियोस को शेयर करें ताकि सहायक शिक्षक बनने में उनको हेल्प मिल सके, आपके जो कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। देखो, कलेक्ट शब्द, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। जब हम किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो क्या होता है, समूह बनता है, ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुपों का नाम है, समूहों का नाम है, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखते ही समझ में आ जाता है कि कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्टाफ, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारियों का स्टाफ। ठीक है, तो ये स्टाफ, कर्मचारियों के समूह के नाम को क्या कहा जाता है, स्टाफ कहा जाता है। किसी भी संस्थान में कर्मचारियों के समूह के नाम को क्या कहा जाता है, स्टाफ कहा जाता है। तो ये स्टाफ क्या हो जाएगा हमारे लिए, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये ट्रूप हो गया, ट्रूप ऑफ डांसर्स। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, देखिए यहाँ पे दिया गया मटेरियल नाउन। अगर यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन्स के बाद में आ गया है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये देखो एक प्रकार का क्या है, किसी भी वस्तुओं का नाम को हम क्या कहेंगे, मटेरियल्स नाम कहेंगे, नाउन कहेंगे। मतलब नाउन मतलब तो नेम होता है, सभी बच्चे, सभी सॉरी बच्चे कहने की आदत है, आप सभी तो बड़े होंगे। मटेरियल्स नाउन मतलब जो किसी भी वस्तु हो, जो जो लिविंग थिंग्स ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, निर्जीव वस्तु जितने भी हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, मटेरियल्स नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। इन एग्जाम्पल, अ बॉट आई बॉट अ गोल्ड रिंग, मैंने एक सोने का रिंग खरीदा। तो ये क्या है, गोल्ड, गोल्ड इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लास्टिक इज़ अ सॉरी मटेरियल नाउन। गोल्ड मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, निर्जीव चीज़ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन, द नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर अकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अच्छा, ग्रामर के हिसाब से मैं आपको पहले ही बताया था कि नाउन्स को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप से भी क्लासिफाई किया जाता है। मतलब सभी नाउन को दो भागों में विभक्त बांटा जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ काउंटेबल होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, पेन मतलब दर्द, दर्द को हम नहीं गिन सकते। ठीक है, PAIN पेन, और PEN पेन मतलब कलम, हम उसको गिन सकते हैं। हमारे पास 10 कलम रहेगा, हम गिन सकते हैं, लेकिन हमारे पास दर्द होगा उसको हम नहीं गिन सकते, बिकॉज पेन इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक चीज़ और याद रखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने होते हैं उसको हम गिन नहीं सकते, वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। यहाँ पे देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल वही चीज़ दिया गया है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा होगा। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते। इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, इन्फॉर्मेशन को हम नहीं गिन सकते। सम पेपर्स, ठीक है, पेपर्स, पेपर्स अगर कम मात्रा में है तो हम उसको गिन सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं गिन सकते हैं। ठीक है,
देयर आर 3 to 4 हेयर्स ऑन माई टेबल। मेरे टेबल में 3 से 4 हेयर हैं, तो उसको हम गिन सकते हैं। बट किसी की सर में हेयर है, उसको हम नहीं गिन सकते, तो वो सर का हेयर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। और 3-4 टेबल अगर आपको किसी प्लेट में मेज में गिरा पड़ा हुआ है तो उसको हम गिन सकते हैं। तो दैट्स प्लेस वी आर यूजिंग एज ए काउंटेबल नाउन ऑफ हेयर वर्ड। वहाँ पर हेयर वर्ड काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे टेबल में 4 हेयर है पड़ा हुआ है, तो उसको हम गिन सकते हैं। तो वहाँ पर हेयर क्या है, काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होगा। लेकिन सिर में किसी का हेयर है तो उसको हम नहीं गिन सकते, वहाँ पर वो अनकाउंटेबल की तरह यूज़ होगा। तो इस तरह से आपका नाउन्स कंप्लीट हो जाते हैं। 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। पी कर अब कॉल मत करना, ट्रिक को याद रखना, ठीक है। पी फॉर प्रॉपर नाउन, कर फॉर कलेक्ट कॉमन नाउन, अप फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मत फॉर मटेरियल नाउन, कॉल फॉर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नाउन्स को 2 भाग में बांटा जाता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इसको भी याद रखिएगा, गणनीय अगणनीय, ठीक है, गिनने योग्य और गिनने योग्य नहीं। अगला आता है प्रोनाउन। देखिए सब्जेक्ट मैं बताया था ना, सबसे पहले सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन। तो नाउन कंप्लीट, अब प्रोनाउन में आते हैं। देखिए प्रोनाउन को जानने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। किसी भी गांव में ग्राम पंचायत होता है, जहाँ पे एक सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं। सरपंच अगर नहीं होता है तो उसके जगह में कार्यवाहक के तौर पे उप सरपंच काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नाउन को सरपंच मान लीजिए और प्रोनाउन को उप सरपंच की तरह मान लीजिए। तो देखिए प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रोनाउन मतलब होता है एक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम ऐसे नाम जो सभी के साथ में फिट हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्वनाम, सभी के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका प्रयोग क्यों इसका आवश्यकता क्यों पड़ता है, क्यों इसका ये ज़रूरी है। अगर सपोज़ करिए कि आप कहीं चल रहे हो, सड़क पे कोई इंसान मिला, उसका नाम आपको पता नहीं, तो आप क्या करोगे, सर्वनाम का यूज़ करोगे। अरे, ओ, मिस्टर, हेलो, सुनो, कुछ तो बोलोगे ना। उसका नाम आपको पता नहीं तो क्या करोगे, आप तो नाम नहीं बोल सकते, नाम पता नहीं है। तो एक कॉमन सा नाम यूज़ करोगे उसके लिए, जो सबको फिट हो जाए। इसीलिए इसको सर्वनाम कहा जाता है, प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपके पिताजी हैं तो उसका नाम से थोड़ी बुलाओगे, तो वहाँ पर आप सर्वनाम लगाओगे। अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं या मान लीजिए कोई बड़े नेता हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, तो उसको अपने नाम से नहीं, जिसका हम सम्मान करते हैं उसका हम नाम यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। सर्वनाम नहीं होता तो कैसे करते, कोई पत्नी अपने पति को कैसे बुलाता। मान लीजिए किसी के कोई पत्नी का नाम किसी पत्नी का पति का नाम संतोष है, तो अरे संतोष ऐसे करके बुलाते क्या, वो संतोष। तो इस तरह से सर्वनाम बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, सर्वनाम हमको इसको डेफिनेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाउन के स्थान पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पे इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नाउन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मिनिमम 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स हम पढ़ते थे अपने ज़माने में, बट आजकल 6 प्रकार का नाउन्स पढ़ाया जाता है, उसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। 10 प्रकार के हम प्रोनाउंस पढ़ते थे पहले, अभी 6 प्रकार के प्रोनाउंस में ही उसी में सबको समेट के रख दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले नाउन्स को जानने से पहले हमको हमको 3 चीज़ जानना पड़ेगा। सबसे पहले जानना पड़ेगा पर्सन को जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमको जानना पड़ेगा नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर 2 प्रकार का होता है, और जानना पड़ेगा केस, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन में जानेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, इस प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट होता है। सबसे पहले आता है काउंट्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिगत सर्वनाम, या व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। ये सर्वनाम को इंसानों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक कहा जाता है, सीधी सी बात। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल मतलब खुद का, अपना या व्यक्तिगत, इसके लिए भी इसको व्यक्तिगत कहा जाता है, ठीक है। पर्सन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पर्सन को, ठीक है। पर्सन को जानना पड़ेगा। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, इंसान, आदमी, ठीक है, और उन्हीं के लिए ये यूज होता है। और ये इंसान या व्यक्ति ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको ग्रामर के भाषा में हिंदी में बोलते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। तो फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर, फर्स्ट, इसको याद रखिए, ये चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर एक वचन के रूप में होता है आई, आई मतलब होता है मैं। प्लूरल नंबर बहुत बहुवचन, देखो वचन हमारे इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में दो ही प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। लेकिन अंग्रेजी में सॉरी हिंदी भाषा में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये अलग अलग होता है। अंग्रेजी भाषा में दो ही प्रकार के पढ़ते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन में जब कोई व्यक्ति अकेला रहता है, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं हु कैन स्पीक, जो बोलने वाला होता है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो बोलने वाला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसके विषय में बात किया जा रहा हो या जिसके बारे में कहा जा रहा हो, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला व्यक्ति जब अकेला रहता है, सिंगुलर नंबर मतलब अकेला और प्लूरल नंबर मतलब एक से ज़्यादा, जब बोलने वाला व्यक्ति अकेला रहता है तो उसको बोलते हैं आई, आई मतलब होता है मैं, और जब एक से ज़्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं वी मतलब हम, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आप लोग को पहले बताया था, एक चीज़ यहाँ पे देखो, अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में होता है वर्ब, फिर उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एक और होता है अदर वर्ड्स, ये होते हैं। ये हो गया अंग्रेजी भाषा का सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले होते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का दो भाग होता है, एक होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। तो नाउन तो हम पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन को, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन को, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन से ही बना होता है और अदर वर्ड्स भी नाउन प्रोनाउन से ही मिलके बना होता है। ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और सब्जेक्ट, ये तीनों नाउन प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन प्रोनाउन आता है ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, याद रखेंगे। और जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन प्रोनाउन आता है उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है। मतलब कर्ता रूप, कर्म रूप, ध्यान से देख सुनिएगा, जो सब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन प्रोनाउन आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, कर्म रूप, संज्ञा का कर्म रूप। और जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन प्रोनाउन आता है उसको बोलते हैं कर्ता का कर्ता रूप, नाउन प्रोनाउन का या सब्जेक्ट का कर्ता रूप, ठीक है, सर्वनाम का कर्ता रूप, सर्वनाम का कर्म रूप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में आता है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस मतलब होता है संबंध कारक, संबंध कारक जो संबंध बताता है, पोसेसिव को POSSESSIVE, पोसेसिव। पोसेसिव केस मतलब किसी दूसरे से संबंध हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं वह सर्वनाम किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित हो, ऐसी स्थिति के लिए हम पोसेसिव केस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरा भाई, मेरा कलम, उसका बैग, बैग बैग के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसका बैग या उसका किताब, ठीक है, इस तरह से। मेरी बहन, ठीक है, तुम्हारी हंसी, योर स्माइल। तो इस तरह से जो शब्द आता है उसको हम बोलते हैं पोसेसिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, जो कर्म के स्थान पे जो नाउन प्रोनाउन आते हैं उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जो कर्ता के स्थान पे जो आते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, पर्सन समझ में आ गया होगा, है ना। पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। केस तीन प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। देखो सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस क्योंकि ये नाम होता है विशेष मुख्य कर्ता का। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या कहा जाता है, ये वर्ड्स मैं भूल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव केस को ऑक्यूपेसिव, हाँ ऑक्यूसेटिव कहा जाता है, ऑक्यूसेटिव केस कहा जाता है, ठीक है। तो आप सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को याद रखिए। ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का भाषा है ना, जिसको नॉमिनेटिव और ऑक्यूपेसिव कहा जाता है, लेकिन हमारे हिंदी में तो इसी तरह से चलता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति अकेला रहता है फर्स्ट पर्सन में और
एक जने रहता है, फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला अकेला रहता है तो उसको आई बोलते हैं, एक से ज़्यादा रहता है तो वी बोलते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो जाता है, और एक अकेला रहता है तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ठीक है। और बहुवचन के रूप में अगर वह पोसेसिव केस है तो माई मेरा। देखो माई मतलब मेरा, ये मेरा भाई है, उसका भाई है, माइन है ना, मैं बताया ना अभी, माइन मेरा, उसका, तुम्हारा, है ना, ये सब चीज़ हो जाएगा। आवर आवर्स, हमारा हमारे हमारी। ठीक है। इसी तरह से ये पर्सन के चार्ट को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम, वी सॉरी मी मतलब मुझे, अस मतलब हमें, माई मतलब मेरा मेरी मेरे, माइन मतलब मेरे होता है, आवर मतलब हमारा हमारी, आवर्स मतलब हमारे। ठीक है। यू मतलब तुम या आप, ये यहाँ पे देखो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है यू। ठीक है। और योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, योर्स मतलब तुम्हारे। देखो योर और योर्स में बहुत अंतर है, याद रखना। योर मतलब ये सिंगुलर नंबर के लिए है, योर्स मतलब ये प्लूरल नंबर के लिए, तुम्हारे। ठीक है। थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव में आता है प्लूरल नंबर। बच्चों इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, खास करके थर्ड पर्सन में से कई बार क्वेश्चन उठाया गया है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पोसेसिव केस, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, इससे घुमाकर पूछा जाता है प्रोनाउन से। प्रोनाउन से माना जाए, प्रोनाउन से कहीं से प्रश्न बनता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन से ज़्यादा प्रश्न बनता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भी बनता है। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो इवन 11वीं 12वीं के कोर्स में भी रहे, बहुत अच्छा से उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है। वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो रहा होगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस देख रहे हैं हम। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन देख लिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ना। फिर उसके बाद में ये देखिए आई वी यू ही सी इट ये दे, ये सब सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम किसी भी वस्तु को जब हम संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तब वो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज। देखिए वस्तु जो जिसे हम संकेत करेंगे वो या तो पास में होगा, या तो पास में होगा, ठीक है, या तो दूर में होगा। कहाँ होगा? दूर में होगा। ठीक है। या तो पास में होगा या तो दूर में होगा। तो पास की वस्तु अगर, हाँ, या तो पास में होगा या तो दूर में होगा, या तो वह सिंगुलर नंबर में होगा या तो वह प्लूरल नंबर में होगा, दोनों रूप में होगा। ठीक है। अगर वो पास की वस्तु है तो वहाँ पे हम लगाएंगे दिस और दीज। अगर वह दूर का वस्तु है तो लगाएंगे दैट और दोज। ठीक है। अगर वह एक वचन में है तो लगाएंगे दिस, ठीक है, या दैट। अगर वो बहुवचन में है तो लगाएंगे दीज या दोज। बस इतना ही यूज़ है, यही सब चीज़ यहाँ लिखा गया है। और बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको ध्यान से रखिए। अगर वो सिंगुलर नंबर में है तो दिस या दैट, अगर वो प्लूरल नंबर में तो दीज या दोज। अगर वह पास का है तो दिस और दीज। पास के वस्तु अगर सिंगुलर नंबर में है तो दिस, पास का वस्तु अगर प्लूरल नंबर में है तो दीज। दूर का वस्तु अगर सिंगुलर नंबर में है तो दैट, दूर का वस्तु अगर प्लूरल नंबर में है तो दोज। ठीक है। इतना सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो वी वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स ऑफ टू पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, दिस दैट दिस दोज। यहाँ पे पॉइंट ऑफ किया गया है, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। नज़दीक की चीज़ के लिए यह मेरा किताब है। ठीक है। नज़दीक की चीज़ों के लिए यह मेरा किताब है। दैट इज़ हर हाउस, वह उसका घर है। दूर के वस्तु के लिए सिंगुलर नंबर के लिए वह उसका घर है। ठीक है। इन दिस फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दिस दैट आर द यूज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे देखो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यह यूज़ किया जा रहा है। एडजेक्टिव मतलब होता है क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है। दिस बुक, यह कॉपी, दैट हाउस। यहाँ पे दीज दोस्त का एग्जांपल नहीं दिया गया है, दीज बुक्स हो जाता, दीज बुक की जगह में दीज बुक्स हो जाता। अगर अगर बुक एक से ज़्यादा होता तो यहाँ पे दीज बुक्स हो जाता, यहाँ पे दीज की जगह में दीज हो जाता। हाउस अगर ज़्यादा होता, हाउसेज होता, तो यहाँ पे दैट्स सॉरी दोज हाउसेज हो जाता, दूर के लिए। ठीक है। ये पास के लिए, ये दूर के लिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव मतलब होता है संबंध।
बोलते हैं ना कोई हमारा, ये हमारा रिलेटिव है, इसका मतलब होता है संबंध। तो इसका मतलब होता है संबंध, संबंध सूचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध सूचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंध सूचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे 4 वर्ड यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर मोस्टली 4-5 वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसमें आप लोग का दिया गया है यहाँ पे देखिए हु, विच, दैट और हुज, हुम। हु मतलब होता है कौन, विच मतलब किसे, कौन या जो, विच मतलब होता है किसे या जिसे, दैट मतलब होता है वह या जो, हुज मतलब होता है किसका या जिसका, हुम मतलब कौन या जो, हुम किसका जिसका, ठीक है, या जिसके किसके, इस तरह से यूज़ होता है। तो एक्चुअली ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह भी यूज़ करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह भी यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव, ये डब्ल्यू वर्ड जितने होते हैं ना, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इसका प्रयोग ये जैसे कि हु मतलब होता है कौन, कौन का प्रयोग करेंगे, कौन का प्रयोग करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और जो का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। विच मतलब होता है किसे, किसे या जिसे, ठीक है। तो किसे की तरह प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जिसे की तरह प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, एग्जांपल दिया जा रहा है, द मैन हु हैज़ जस्ट एंटर्ड द रूम इज़ माई फ्रेंड, रूम इज़ माई फ्रेंड। जो लड़का, जो इंसान आप देख रहे हो, जो इंसान अभी जस्ट रूम पे आया है, अभी तुरंत कक्ष में आया है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है, वो मेरा दोस्त है। जो लड़का, द मैन, द मैन एक आदमी जो अभी तुरंत रूम में कक्ष में आया है वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जो अभी तुरंत कक्षा में आया है, तो यहाँ पे जो का प्रयोग हो रहा है। हु मतलब मैं भी जस्ट बताया, हु मतलब कौन होता है, तो कौन के लिए यूज़ करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, और जो के लिए यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउंस। तो स्पेलिंग्स मीनिंग्स को याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए द बुक, दैट, दैट मतलब वह होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी क्लोजली, सॉरी कॉस्टली, यह बुक है जिसे मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे में ख़रीदा है, बहुत कॉस्टली में, महंगा में ख़रीदा है, ठीक है। तो जिसे, यहाँ पे जिसे हो गया ना, दैट का प्रयोग जिसे के लिए प्रयोग, या जो, ठीक है, जो के लिए प्रयोग होता है या जिसे के लिए प्रयोग होता है। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बताता है। अच्छा, वही रिलेटिव प्रोनाउन से एक बार फिर से रिपीट हो गया था यहाँ पे। उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी वही वर्ड्स होते हैं, हु, वाट, विच, हुज और हुम, वही शब्द है। यहाँ पर हु का प्रयोग कौन के लिए प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग, वाट का प्रयोग क्या के लिए होगा, यहाँ पे एक नया वर्ड आ जाता है वाट, वाट का प्रयोग क्या के लिए होगा, यहाँ पे विच का प्रयोग है ना किसे के लिए होगा, हुज मतलब किसका, किसकी, किसके के लिए होगा, ठीक है। तो इन सभी का प्रयोग प्रश्नात्मक के तौर पे किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा रहता है, ये भी इसका एक पहचान होता है। ये इंट्रोगेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव इज आस्क क्वेश्चन, जो हमसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बता ही देता हूँ, जैसे कि हु टुक माई बैग, किसने मेरा बैग लिया, रखा, किसने मेरा बैग रखा, हुम डिड यू मीट, है ना, तुम किससे मिले, है ना। तो इस तरह से किसे के लिए, किसके लिए या कौन के लिए प्रयोग हो रहा है, जिसके या जो के लिए प्रयोग होता तो ये रिलेटिव कहलाता, कौन और किसे के लिए प्रयोग हो रहा है तो ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। सॉरी, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस मतलब होता है अनिश्चित या हाँ अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब इसका जो मात्रा है या संख्या है वो निश्चित नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसको अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऑल दैट्स ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। देखिए ऑल, सभी, पता नहीं कितना है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, क्या पता चल रहा है कितना पैसा है, बिकॉज दिस इज़ इनडेफिनिट। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, पता चल रहा है कितना पैसा है। अगर मैं बोलूँगा आई हैव 10,000 मनी, मेरे पास 10,000 रुपया है, रुपी, है ना, तो हाँ आपको पता चल जाएगा हाँ इसके पास 10,000 है। लेकिन मैं बोलूँगा आई हैव सम मनी, तो क्या पता चला कितना पैसा है, नहीं पता चला, वो इनडेफिनिट है।
तो इसी तरह से इंडेफिनिट वर्ड्स होते हैं। मैं सारे वर्ड्स को मीनिंग्स बता दे रहा हूँ, सभी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एवरीबडी, एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति। एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरी प्लेस, बहुत सारे आते हैं, इसमें सिर्फ एवरीबडी दिया है। नो बडी, नो थिंग, नो मनी, नो नो प्लेस, नो पेन, ये सब बहुत सारा वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। समबडी, समथिंग, सम टॉपिक्स, सम प्लेसेस, बहुत सारा वर्ड सम से भी आ जाएगा, है ना। समबडी मतलब कुछ लोग, नो बडी मतलब कोई लोग नहीं, है ना। आइदर या तो, नाइदर ना तो, आल सभी, मच ज़्यादा या अधिक, सवरल है ना कुछ, कोई लोग, है ना किन्हीं लोग, या इच कोई एक या प्रत्येक, अदर्स मतलब अन्य लोग, इन अदर कोई दूसरे लोग। इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता चलेगा कि इच प्रत्येक व्यक्ति अगर बोला जाए, या अदर कोई दूसरा व्यक्ति, पता नहीं वो दूसरा कौन सा व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, इन अदर, है ना। ठीक है, मच ज़्यादा व्यक्ति बोल दिया, पता चल रहा है कितना व्यक्ति है, नहीं चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इन प्रोनाउन से संख्या या मात्रा का पता नहीं चलता है, इसके लिए हम वाक्य को अच्छे से हमको देखना पड़ता है, हमको सब्जेक्ट या वर्ब क्लियर करता है। ठीक है, ये हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पे दिए ऑल दैट्स ग्लिटर्स, समबडी हु कैन हेल्प यू, है ना। आई विल ट्राई टू थिंक ऑफ समबडी हु कैन हेल्प यू, मैं सोचने का प्रयास कर रहा था। थिंक ऑफ समबडी हु हु कैन हेल्प यू, कुछ लोग के बारे में सोच रहा था जो आपका मदद कर सके, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, भाई बहुत गर्मी है, रूम के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोगों को जैसा पता होगा कि फ़ैन, कूलर, सारा चीज़ को बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पसीना से तरबतर हूँ, है ना। और मैं आप लोग को वादा कर चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आर्टिकल को भी कवर करना है, वीडियो लंबा हो रहा है, कोशिश करते हैं जल्दी कवर करने का। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो देखते रहेंगे और कुछ टाइम तक वीडियो को वॉच करेंगे, उसके बाद में वो उनका मन हट जाता है। तो पढ़ाई से मन मत हटाइए। जब हम पढ़ा रहे हैं, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा तक आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपको हम आपकी लाभ के लिए कर रहे हैं, तो आपको स्वयं जब लाभ मिलना है, पढ़ाई करना है, तो आपको समय देना है। वीडियो को पूरा वॉच करिए, अच्छे से देखिए। एक बार आप वीडियो में लग गए तो पूरी वीडियो को कंप्लीट करिए, ठान लीजिए कि मेरे को पूरा वीडियो कंप्लीट करना है। और अंत में आप मेरे को कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। भले ही लंबा रहेगा, लेकिन ज़रूर आप लोगों के लिए कारगर रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं, मेरा पर्सनल कोचिंग क्लास भी चलता है, और इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को मैं कोचिंग क्लास में पैसे लेकर पढ़ाता हूं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे मेरे को 30+ स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं, मंथली 500 रुपीज़ उनसे मैं लेता हूं। ठीक है, तो यही चीज़ों को मैं आप लोग को फ्री में दे रहा हूँ। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, सभी को शेयर करें, और ज्ञान बांटने की चीज़ है, सभी को बांटें, वीडियोस को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं जैसे कि आप लोग को बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो 10वीं 12वीं के गणित में, मैं जब गेस्ट टीचर था तो मैं 10वीं 12वीं को पढ़ाता था, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्पेशली वहाँ पे दिया जाता था। बड़ा इसका महत्व है 10वीं 12वीं में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है निजवाचक या आत्मवाचक सर्वनाम। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जस्ट अपोजिट, उल्टा, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, बलवाचक सर्वनाम। आई थिंक आजकल उसको नहीं पढ़ाया जाता, बलवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया इधर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है निजवाचक या आत्मवाचक सर्वनाम। इसमें किसी भी व्यक्ति, जैसे कि मान लिया राम, राम एक लड़का है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, स्वयं चीज़ को प्रकट किया जाता है, स्वयं चीज़ के लिए, खुद। राम, राम हिमसेल्फ अ बॉय, राम स्वयं एक लड़का है। आई एम ए टीचर, आई माई सेल्फ अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ। तो मैं स्वयं, वह स्वयं, मैं खुद, वह खुद, ऐसा चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे नाउन्स के साथ में सेल्फ या सेल्वस जोड़ा जाता है, सेल्फ या सेल्वस। आप लोग सेल्वस कहिए, एक्चुअली इसको सेल्फ्स कहा जाता है। तो सेल्फ्स कहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वी साइलेंट हो जाता है, सेल्फ्स। तो सेल्फ्स उच्चारण नहीं बनेगा, तो सेल्वस कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हमारी हमारी जो नियम कानून है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर नाउन प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस के साथ में हम सेल्फ लगाते हैं, और प्लूरल नंबर प्रोनाउंस के साथ में हम सेल्व्स लगाते हैं। ठीक है, सेल्स लगाते हैं। जैसे कि माई, सिंगुलर नंबर तो माई के साथ में सेल्फ हो जाएगा, माई सेल्फ। अगर हम आई के लिए आई के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आई एम अ बॉय, तो आई के लिए अगर हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो आई का सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस मैं पढ़ाया हूँ अभी जस्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है माई। तो अगर आई आ गया तो उसके ऑब्जेक्टिव केस के साथ में हम सेल्फ लगाएंगे, सेल्फ या सेल्वस लगाएंगे। अगर वो एक वचन है तो एक वचन का ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे, उसके साथ में सेल्फ लगाएंगे। बहुवचन है तो बहुवचन का ऑब्जेक्टिव केस के साथ में सेल्वस लगाएंगे। ठीक है, देखो सी किसी लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, सी मतलब वह होता है, तो सी का हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, तो हर के साथ में हम सेल्फ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। अगर लड़की एक से ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा है लड़कियाँ, तो सी का क्या हो जाता है, सी का हो जाता है प्लूरल नंबर, सी का हर हो जाता है। हर मतलब उनका सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है ना। सी हर हर्स हो जाता है, तो हर सेल्वस हो जाएगा, हर सेल्वस या हर सेल्फ। एक से ज़्यादा रहेगा हर सेल्वस, एक ही रहेगा तो हर सेल्फ, हर्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि अगर दिया गया है यू, एक मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। अभी जस्ट मैं पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट बताया ना, उसी में ये समझ में आया। जैसे अगर आई आ गया सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आई आ गया है, तो आई का सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, आइए सब्जेक्टिव केस। तो आई सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर, ये देखो ये सिंगुलर नंबर का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का प्लूरल नंबर। तो आई का सिंगुलर नंबर का सिंगुलर नंबर, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ठीक है, मी, और यहाँ पे इसका पोसेसिव केस होता है माई। तो माई को लेते हैं यहाँ पे, माई के साथ में लगाते हैं माई सेल्फ या माई सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, अगर वी आ गया है सब्जेक्ट के रूप में, अगर वी आ गया है तो वी का क्या होता है, वी का आवर होता है, वी का होता है आवर, तो आवर सेल्स लगाएंगे, आवर सेल्स। ठीक है, अगर यू आया है, यू आया है तो यू के जगह में हम क्या पकड़ेंगे, योर को पकड़ेंगे, योर सेल्फ या योर सेल्वस। अगर सिंगुलर नंबर के लिए यू यूज हो रहा है तो योर सेल्फ लगाएंगे, और प्लूरल नंबर के लिए यूज़ हुआ है तो योर सेल्वस तो लगाएंगे, योर्स नहीं लगेगा, योर सेल्वस हो जाएगा। ठीक है, ही सी इट, ही अगर आया है सब्जेक्ट के रूप में तो ही के जगह में हम लगाते हैं ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। ठीक है, हीज नहीं होगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। अगर सी आया है तो सी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। अगर इट आया है तो उसका इट सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ, इट सेल्फ। अगर दे आया है तो दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ या देम सेल्वस, क्योंकि दे जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, देम सेल्वस। ठीक है, तो ये इस चीज़ को याद रखिए, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ। ठीक है, यू का योर सेल्फ या योर सेल्वस, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ या देम सेल्वस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है ना। मैं कोशिश कर रहा था आर्टिकल को भी देखूं, तो मैं आर्टिकल का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बचा हुआ है, अभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन बचा हुआ है, उसके बाद आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है वितरणवाचक या विभाग सूचक सर्वनाम होता है। इसमें क्या करते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण, बांटना, एक दूसरे में बांटना या विभाग में विभक्त करना, अलग अलग विभाग में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नॉन, एनीवन, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे कि आइदर, या तो, ना तो, या तो इसका होगा या तो उसका होगा, तो दो भाग में इसको बांट दिया गया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ना तो इसका है ना तो उसका है, नाइदर, तो ये भी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का। इच, इच इनमें से किसी एक का होगा, एवरी इनमें से सभी का हो सकता है, या नॉन किसी का भी नहीं हो सकता है, या एनीवन कोई एक का हो सकता है। तो ये क्या होता है, विभाग सूचक है या बात वितरण सूचक है, किसी को अलग अलग विभाग में विभक्त करने के लिए या अब अलग अलग विभाग में विभक्त हो रहा हो ऐसे व्यक्त करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर का अमुक पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं आपको पर्सनल
समझाने का प्रयास करूँगा, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ही समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। रेसिप्रोकल वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये क्या होता है, एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल सर्वनाम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ईच अदर, नींद आ रही है मेरे को भी। ईच अदर मतलब एक दूसरा। आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रामर क्या है, स्टार्टिंग में आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप समझ जाएंगे तो कंठस्थ हो जाएगा और पेपर में सही करके आएंगे। ईच अदर मतलब एक दूसरे से संबंध। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे से। राम एंड श्याम टॉकिंग टू ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए। वन एनदर कोई और, कोई और, ये नहीं कोई और। तो इस तरह से वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईच अदर हो गया, वन एनदर हो गया, ये सब चीज़ क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम आर्टिकल। देखिए आर्टिकल भी एक प्रकार का क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, आर्टिकल मतलब होता है उपपद। ये क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है। ये क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से क्या लगता है, उससे पहले लगता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, आर्टिकल जो है वो कैसा लगेगा, कब लगेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये नाउन अगर सिंगुलर नंबर में रहेगा, अच्छा एक चीज़ को याद रखिए कि ये जो नाउन प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा, तभी उसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। अगर ये प्लूरल नंबर में रहेगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे डिटरमाइनर्स, वहाँ पे हम लगाएंगे, है ना, डिटरमाइनर्स लगाएंगे, डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स मतलब निश्चायक शब्द होता है जो वाक्य की स्थिति को निश्चित करता है। ठीक है, तो आर्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, नाउन प्रोनाउन से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। आर्टिकल लगाएंगे हम नाउन और प्रोनाउन से पहले, और वो जो आर्टिकल जहाँ पे लगेगा वो क्या होगा, हमारा नाउन प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आर्टिकल लगा हुआ है, लाइब्रेरी से पहले आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पे, तो लाइब्रेरी सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, आवर से पहले, आवर मतलब घंटा होता है, तो ये भी आवर घंटा, ये भी क्या है, सिंगुलर नंबर है ना। तो यहाँ पे देखिए विंड, विंड मतलब हवा, हवा यहाँ पे वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर नंबर की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे द आर्टिकल लगा। ठीक है, आर्टिकल का मतलब होता है नाउन प्रोनाउन की स्थिति को पूरी तरह से अच्छे से व्यक्त करना, उपपद होता है। ठीक है, उपपद होता है, नाउन एक प्रकार का पद है, ये उसका उपपद होता है। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं ए या एन, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल को कहा जाता है द या दी। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है अनिश्चित उपपद, डेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है निश्चित उपपद। ठीक है, अनिश्चित उपपद और निश्चित उपपद, ऐसे नाउन प्रोनाउन जो अनिश्चित हो, जो खास ना हो, जो विशेष ना हो, जो सामान्य हो, इससे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए और एन का प्रयोग करते हैं। और ऐसे नाउन प्रोनाउन जो खास होता है, विशेष होता है, उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे इसको। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल को। देखिए डेफिनिट आर्टिकल समझ में आ जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा उसमें हम ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल्स यहाँ पे क्या दिया गया, द यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यहाँ पे सबसे पहले इंडेफिनिट दिया है, तो मैं पहले आपको डेफिनिट को समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप इंडेफिनिट को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल्स को देखें। डेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है निश्चित उपपद। ठीक है, व्हेन वी टॉक अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, नोन और अंडर डिस्कशन। डिस्कशन में इसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। पर्टिकुलर पर्सन्स के से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं किसी खास व्यक्ति के प्रति, जैसे कि द बुक। अब ये सामान्य बुक नहीं है, सामान्य बुक के लिए हम नहीं लगाएंगे द का प्रयोग। विच यू मैंशनड इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप किसी को बुक लिस्ट दिए हो और उसमें कोई बुक मेंशन किए हो और वो बुक मार्केट में नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, तब की स्थिति में हम बुक से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द पर्टिकुलर मेंशन्ड बुक नेम। ओके,
ओनली बुक बोलेंगे तो अ बुक बोलेंगे, द बुक नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली, द लेसन केयरफुली, लेट अस स्टडी। नॉर्मली लेसन के लिए हम द आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन वो जो स्टडी, सॉरी, उस जो लेसन को स्टडी कर रहा है केयरफुली, ध्यान से मुझे पढ़ने दो कहा जा रहा है, तो वो क्या है, उस लेसन के बारे में, वो उससे रिलेटेड है, उसके हो सकता है उसके क्लास का किसी सब्जेक्ट का लेसन हो, तो वो उसके लिए पर्टिकुलर है, ख़ास है, तो वहाँ पर हम डेफिनिट आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है। बिफोर प्रोनाउंस नाउंस यूनिक सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उससे पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, है ना, ऐतिहासिक कोई बिल्डिंग है, उससे पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे, है ना। माउंटेन्स है, पर्वतों का नाम है, रेंजेस है ना, प्लैनेट्स है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, गर्ल्स हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है। इन सभी के नाम से पहले आइसलैंड है, कोई किसी आइसलैंड का नाम है, कोई होली का नाम है, होली मतलब कोई त्यौहार का, या होली बुक है ना, होली बुक मतलब कोई धार्मिक किताब का नाम है ना। ऑर्डिनल्स हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव है, इन सभी के जो खास है, कंट्रीज़ हैं, देशों का नाम है, स्टेट्स हैं, न्यूज़पेपर का नाम है, मैगज़ीन है, डिज़र्ट है, ठीक है। डिज़र्ट है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में देखो, डिग्री भी यहाँ जानना पड़ेगा आपको। डिग्री, डिग्री तीन प्रकार का होता है, एक होता है पोसेसिव डिग्री, दूसरा होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है सर्वोत्तम अवस्था, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे नाटा, सबसे काला, सबसे गोरा, सबसे बुरा, सबसे सुंदर। इन सभी नाउंस प्रोनाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। कोई खास होटल्स नेम है, कोई दुकान का नाम है, ट्रेन का नाम है, ठीक है, जो दुनिया में एक ही हो, या जो खास हो, या जो विशेष हो, या जिसको आप जानते हो, है ना, जो फेमस हो, इन सभी के लिए हम द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। अब इन सभी को छोड़ के, जो खास नहीं है, जो फेमस नहीं है, जो सामान्य है, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। उनके लिए क्या लगाते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए और एन, ए और एन। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे आर्टिकल से प्रश्न, एक नंबर तो आर्टिकल से प्रश्न बनता ही बनता है। आर्टिकल बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इससे कम से कम एक नंबर के क्वेश्चन बनेगा, अधिक से अधिक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल को ज़्यादातर पूछा जाता है। और अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें, तो डेफिनिट आर्टिकल में कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है, डेफिनिट आर्टिकल, उसको पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए का एन का प्रयोग मोस्टली पूछा जाता है। तो यहीं पे मैं आप लोग को बता दूं, देखिए, कोई भी जो नाउन है, कोई भी जो नाउन है या प्रोनाउन है, इसका इसका जो शुरुआती लेटर का जो साउंड है ना, अगर वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी भाषा के स्वर को याद रखेंगे भाई, अंग्रेजी भाषा का नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी वही व्यक्ति इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा सकता है, या पढ़ सकता है, या समझ सकता है, जिसको हिंदी की नॉलेज हो, ठीक है, हिंदी जो जानता हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये हम हिंदी भाषी हैं, और हमको इंग्लिश बोलना है, तो हम हर पग में हम क्या करेंगे, हम उसको अपनी भाषा से तुलना कर करके सीखेंगे, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये जो नाउन प्रोनाउन है, इसका उच्चारण का शुरुआती साउंड, अगर हिंदी भाषा के, किसमें के, हिंदी के, ठीक है, अगर हिंदी के शुरुआती में ही उसका साउंड हिंदी के स्वर वर्ण से हो रहा है, तब हम उससे पहले लगाएंगे एन, उससे पहले क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। और व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हम लगाएंगे ए आर्टिकल। याद रखिए, जो नाउन प्रोनाउन से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, जिस नाउन प्रोनाउन से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, उसका शुरुआती साउंड हिंदी भाषा के अ आ इ ई उ ए ओ औ अं अहा, ये स्वर से स्टार्ट हो रहा हो, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। और व्यंजन से स्टार्ट प्रारंभ हो रहा हो, याद रखिएगा, मैं उच्चारण साउंड को कह रहा हूँ, उच्चारण लेटर को नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग लेटर का नाम नहीं ले रहा हूँ, साउंड का नाम ले रहा हूँ। साउंड अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तब वहाँ पर हम ए लगाएंगे, और अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट,
फॉर एग्जांपल यूनिट, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको एग्जांपल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट ये अंग्रेजी का एक प्रकार का नाउन है। अब इससे पहले हम यहाँ पर हमको आर्टिकल लगाना है, ठीक है। तो यूनिट देखो, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि उस लेटर को नहीं देखना है, क्योंकि ये जो लेटर जो है वो अंग्रेजी भाषा का क्या है, वॉवेल है, स्वर है ना। तो स्वर है तो हम एन लगा देंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमको इसका साउंड को देखना है, इसका साउंड को देखना है, इसका साउंड हिंदी में साउंड को देखना है। हिंदी में साउंड, हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी में ऐसे लिखेंगे यूनिट, है ना। तो हिंदी में यूनिट ऐसे लिखाएगा। तो स्टार्टिंग साउंड क्या आ रहा है, या में ऊ का मात्रा लगा हुआ है, ऊ में या नहीं लगा हुआ है, पहले या आया है फिर ऊ आया है। तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, अ यूनिट हो जाएगा। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इतना समझ जाएंगे, 1 नंबर कन्फर्म है, इससे पूछा ही जाएगा प्रश्न, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। आर्टिकल से जब प्रश्न बनता है तो यहीं से बनता है, इसी तरह से वर्ड रहता है। अंग्रेजी में वो स्वर जैसे दिखेगा, लेकिन हिंदी में उसका प्रोनाउंस व्यंजन की तरह होता रहेगा, या तो फिर अंग्रेजी में वो व्यंजन की तरह दिखेगा और उसका जो स्टार्टिंग साउंड जो है वो हिंदी का स्वर जैसा रहेगा। यही कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बस छोटा सा डिफरेंस है ए और एन में, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में। और डेफिनिट आर्टिकल जो पर्टिकुलर खास होते हैं उनके लिए हम डेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इसको और एक्सप्लेन करता, मतलब कौन सी चीज़ों में हम आर्टिकल नहीं लगाते इसको एक्सप्लेन करता, लेकिन वीडियो ज़्यादा हो गया है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत फील हो जाएगा ज़्यादा लंबा वीडियो को देखने में। तो नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है इस वीडियो के ज़रिए। इस वीडियो को देखिए, आपका 2 नंबर कन्फर्म है। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल में अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, मेरे को बार बार सेंड करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और इसी आशा उम्मीद से मैं आज इस वीडियो को एंड करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल हो, आप लोगों के सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आए, और निश्चित ही ये काम आएगा। सभी अच्छे से वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, और अगर इस टॉपिक को आप समझ जाते हैं तो सिर्फ सहायक शिक्षक ही नहीं, बहुत सारे परीक्षाओं में ये काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये वीडियो आप लोगों को सुबह के 6 बजे अपलोड हो जाएगा, सुबह 6 बजे आप लोगों को सभी को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सभी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट टाइम।